हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेस एड्यूटेक पे। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसको प्रॉपर वे में नोट्स बना के पढ़ा करो। अगर आप नोट्स बना के प्रॉपर वे में पढ़ोगे तो इस वीडियो लेक्चर को देखने का, सुनने का बहुत फायदा मिलेगा। अदरवाइज कोई चीज जो है वो डायरेक्ट ही आपको समझ में नहीं आएगी। हर चीज को लिख के करोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, जब इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे का जो टॉपिक है वो दो अवयव वापस और जोड़ते हैं, और इस बार जो दो अवयव जोड़े जा रहे हैं वो है प्रतिरोध और संधारित्र। देखिए, हमने तीन अवयव जोड़े थे, एक प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र। इन तीनों के बारे में हमने अलग अलग रूप से विस्तृत बात की थी। अब दो दो अवयव को जोड़ रहे हैं। पहले हमने आर और एल को श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है वो किसको है? आर और सी को। सी मतलब संधारित्र, धारिता वाला टॉपिक, और आर मतलब प्रतिरोध के केस। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा जो इसका श्रेणी क्रम परिपथ है वो है आरसी श्रेणी क्रम परिपथ। इसमें हमने क्या किया कि एक प्रतिरोध लिया और उस प्रतिरोध को संधारित्र के साथ कनेक्ट कर दिया, और वो भी कैसे? श्रेणी क्रम में। और वोल्टेज हमने फिक्स रखा, और वोल्टेज की सप्लाई जो दी जा रही है वो V = V0 sin ओमेगा टी है। ये प्रतिरोध हमारे पास बेसिकली R है, और ये बेसिकली इसका जो संधारित्र की धारिता है वो है C। ठीक, तो संधारित्र की धारिता C होगी, प्रतिरोध हो गया R। अगर इस वोल्टेज की बात की जाए तो धारा तो दोनों में सेम रहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है। धारा के बारे में श्रेणी क्रम संयोजन अपने कोर्स में, और श्रेणी क्रम संयोजन में ध्यान रखिएगा, धारा कभी भी नहीं बदलती। जो भी चेंजेस आएगा श्रेणी क्रम संयोजन में वो वोल्टेज में आएगा। तो अगर इसके सिरों का वोल्टेज देखा जाए तो वोल्टेज बेसिकली कितना है? तो यहां से यहां तक ये वोल्टेज है VR, और इसके सिरों का वोल्टेज क्या हो जाएगा? VC। ये श्रेणी क्रम संयोजन है हमारे पास। तो इसके सिरों का वोल्टेज तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ? VR, और इसके सिरों का वोल्टेज हुआ VC। अब हमें पता है एक बात, जब अपन शुद्ध प्रतिरोध पढ़ते हैं तो शुद्ध प्रतिरोध के केस में वोल्टेज और करंट दोनों 0 रेडियन पे होते हैं। तो उस बात को वापस से हम यहां पे एक बार लिखेंगे कि शुद्ध प्रतिरोध के लिए V व I समान कला में होता है। तो अगर इसका फेजर निरूपण देखा जाए तो फेजर बड़ा आसान सा हो गया है। कैसे बनेगा? इधर मान लीजिए ये हमारे पास वोल्टेज ऑफ रजिस्टर है, तो करंट इसी के कला में है, तो I भी इधर ही आएगा। ये नॉर्मल सा इसका फेजर हो गया शुद्ध प्रतिरोध का। बात अगर की जाए संधारित्र के केस में, तो संधारित्र वाला टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि वोल्टेज जो होता है वो करंट से π/2 पश्चगामी होता है, मतलब पीछे चलता है। तो उस बात को भी लिखते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो आता है कि शुद्ध संधारित्र के लिए, शुद्ध संधारित्र के लिए वोल्टेज करंट से π/2 रेडियन पश्चगामी है। तो आपका जो वोल्टेज है, सी के सिरों का वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है वो करंट से कितना पीछे रहता है? π/2। तो इन दोनों बातों को, अगर इस बात को अगर यहां पे ड्रॉ किया जाए तो कैसे करेंगे? करंट को तो एक ही दिशा में रखना है, करंट तो इसी दिशा में, x दिशा में फिक्स रखनी है। तो करंट को मान लीजिए इस दिशा में ही रख लिया, ये करंट I। और अगर आपको बोला जाए कि संधारित्र का वोल्टेज π/2 पीछे है, तो इससे π/2 पीछे आएगा, तो इससे π/2 पीछे किधर की ओर हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये हो गया वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर VC। और I और VC के बीच का एंगल अगर आपको बोला जाए तो कितना है? π/2 रेडियन। ये एंगल कितना है बच्चों? π/2 रेडियन का एंगल है। अब इन दोनों के फेजर को शामिल कर लो। तो दोनों के फेजर को अगर शामिल किया जाए तो नेट फेजर जो बनेगा वो RC का फेजर बनेगा। तो लिखा जाए तो RC का फेजर आरेख। तो आरसी का फेजर आरेख कैसे बनेगा? बड़ा आसान सा है।
क्योंकि अपन आरएल फेजर समझ चुके। तो यहां पे बेसिकली देखा जाए तो वोल्टेज जो है वो प्रतिरोध का इधर की दिशा में, करंट भी इसके पीछे पीछे ही चल रही है, ठीक। और जो प्रेरकत्व का वोल्टेज है, सॉरी संधारित्र का वोल्टेज, वो संधारित्र का वोल्टेज इससे π/2 पश्चगामी है, ये VC है। तो अगर इन दोनों को सदिश निरूपण से शो किया जाए तो सदिश से कैसे शो करेंगे, इस वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दो समांतर, बिल्कुल यूं का यूं, तो वेक्टर बदलने वाला है नहीं, तो इस वेक्टर को हम इधर ले आए। अगर ये VC है तो ये भी क्या होगा, VC होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, त्रिभुज का नियम लग रहा है यहां पे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो वेक्टर R इधर जाएगा। यही होता है त्रिभुज नियम जो अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं कि वेक्टर A इधर है और वेक्टर B इधर है, तो इसका परिणामी किधर आएगा, तो जस्ट त्रिभुज की तीसरी भुजा, लेकिन वो तीसरी भुजा भी कैसे, विपरीत क्रम में। ये तो कर्मांगत है, हाथ उठाना ही नहीं पड़ रहा है इन दोनों को वेक्टर को बनाने में, लेकिन जो तीसरी भुजा होगी उसको बनाने के लिए अपने को अलग विपरीत दिशा लेनी पड़ेगी। तो अगर इन दोनों का परिणामी वेक्टर देखा जाए तो वो परिणामी वेक्टर कैसे आएगा, तो बड़ा आसान सा है, वो वेक्टर यहां से ऐसे आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, VRC, R और C का परिणामी वोल्टेज। तो यहां पे कलांतर देखा जाए तो कलांतर कितना होगा, तो ये यहां से यहां तक ये फाई का एंगल, इसको भी अभी सॉल्व करेंगे, फाई कितना आएगा। त्रिभुज ले लिया जाए तो त्रिभुज हो जाएगा O, A और B, यहां पे भी त्रिभुज बन रहा है। पिछले वाले केस में जस्ट ऊपर त्रिभुज बन रहा था क्योंकि L का वोल्टेज ऊपर की ओर था, लेकिन यहां पे संधारित्र के केस में वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 पश्चगामी होता है, और पश्चगामी है, इसके कारण ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है। बाकी प्रतिरोध तो सेम डायरेक्शन में, प्रतिरोध के लिए तो सोचना ही नहीं पड़ रहा है, प्रतिरोध तो संधारित्र के केस में भी वही होगा और प्रेरकत्व के केस में भी वही होगा। बस प्रेरकत्व और संधारित्र के वोल्टेज प्रेरकत्व के लिए ऊपर की ओर और संधारित्र के लिए बेसिकली क्या है, नीचे की ओर, इसके कारण ये सारा मामला जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो अब अगर इसके बारे में सदिश रूप लिखा जाए तो इस VRL की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो VRL अपन क्या लिख सकते हैं, तो बड़ा आसान सा है, VRC सॉरी, तो VRC कैसे लिखेंगे, तो रूट ऑफ A का स्क्वायर, तो A का काम कौन कर रहा है, VR, तो लिखा गया VR का स्क्वायर, फिर B का काम कौन कर रहा है, तो VC, प्लस 2AB VR VC, और एंगल बनेगा cos 90, क्योंकि VR और VC दोनों के मध्य का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, π/2 रेडियन है। तो अगर यहां पे देखें तो बड़ा आसानी से यहां पे समझ में आ रहा है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये पूरी टर्म चली जाएगी 0 में। तो हमारे पास बेसिकली बचा क्या, VRC इज इक्वल टू रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, यही बचा। अब अगर बात की जाए इस VR की, तो ओम्स लॉ लगता है संधारित्र, प्रतिरोध और प्रेरकत्व तीनों के लिए, AC और DC दोनों में ही ओम्स लॉ लगता है। ओम्स लॉ, किरचॉफ नियम है, दोनों लगते हैं AC और DC दोनों के लिए। तो अगर ओम्स लॉ से यहां लिखा जाए तो ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं कि VR ये बेसिकली क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाई विद R, और VC को क्या लिखेंगे, तो I इंटू XC, I इंटू क्या लिखा जाएगा, XC लिखा जाएगा। और ये XC बेसिकली है क्या, ये जो XC है ये कहलाता है धारितीय प्रतिघात, जो संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा को गति करवाने में या प्रत्यावर्ती धारा को बेसिकली प्रवाहित करने में जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उस प्रतिरोध का नाम हमने क्या दिया है, XC दिया है, और प्रेरकत्व के केस में क्या दिया है, XL दिया। क्लियर है बात, तो इसको हमने XC लिखा। इन दोनों की वैल्यू को उठा करके फेंक दो वहां पे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट किया जाए तो देखिए ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा, VRC इज इक्वल टू रूट ऑफ VR की वैल्यू क्या है स्क्वायर के साथ, तो I स्क्वायर R स्क्वायर। बोला जाए VC की वैल्यू तो क्या लिखा जाएगा, I स्क्वायर XC स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो I स्क्वायर कॉमन आ रहा है और कॉमन आके रूट से बाहर आएगा तो सिंगल I बचेगा, तो यह लिखा गया VRC इज इक्वल टू I रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब सिंपल सा दिख रहा है, I को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो VRC डिवाइड बाय I,
ये बेसिकली क्या बन जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध, और वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध बेसिकली क्या होता है, प्रतिबाधा होती है, रुकावट। इस आरसी का जो सर्किट है इसमें जो नेट रुकावट आई, प्रभावी जो रुकावट आई, आर ने भी कुछ विरोध किया, कुछ विरोध संधारित्र ने भी किया, तो इन दोनों की ओवरऑल जो प्रतिबाधा आई उस प्रतिबाधा को हम शो करते हैं जेड से। तो यहां पर लिखा जाएगा कि वी आर सी अपॉन आई, यह बेसिकली होता है जेड, और इस जेड को बोलते हैं प्रतिबाधा। ध्यान रखिएगा, आर एल के केस में भी जेड ही बोला जाता है और आर सी के केस में भी जेड ही बोला जाता है। प्रतिबाधा आर एल की कह दो, आर सी कह दो, तो जो सिंबल है, जो प्रतीक चिन्ह है वो सेम है, लेकिन फॉर्मूले दोनों के अलग अलग है, एक में एल काम आ रहा है, एक में सी काम आ रहा है, ध्यान रखिएगा इसमें। और मात्रक की बात करें तो वही मात्रक इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, तो मात्रक लिखा जाएगा ओम। तो अगर मैं आर सी डिवाइड बाय आई इस वोल्टेज की जगह पे लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, जेड। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ये बेसिकली जेड की वैल्यू आई। ये जो जेड है इसी को बोलते हैं प्रतिबाधा, कि आर और सी जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उनमें जो नेट इफेक्ट आया, नेट जो विरोध का गुण आया, वो विरोध कितना होगा, तो उस विरोध को बताने वाला सूत्र जो है वो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। जबकि प्रेरकत्व का केस देखें तो उसके अंदर भी फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से बनता है, लेकिन वहां पे ध्यान रखिएगा, वहां पे आता है एक्स एल का स्क्वायर, बाकी आर स्क्वायर तो है क्योंकि आर एल परिपथ होता है उसमें भी। तो यहां पे बेसिकली जेड की वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड की। अब बात आती है फाई की, कि ये फाई कितना होगा। तो फाई के बारे में अगर चर्चा की जाए तो वापस से वही त्रिभुज ले लो। तो अगर बात की जाए त्रिभुज की, तो त्रिभुज, और वो भी कौन सा, ओ ए बी। अगर इस ओ ए बी त्रिभुज की बात की जाए और इसके अंदर अगर फाई निकाला जाए, तो फाई निकालने के लिए वही टेन फाई। तो कलांतर कैसे निकाला जाए, तो कलांतर जिसको हम कहते हैं टेन फाई, तो टेन फाई बेसिकली क्या हो जाएगा, फाई के सामने वाली भुजा वीसी डिवाइड बाय आधार, आधार कितना हो जाएगा वी आर, तो लिखा गया वी आर। तो ये बेसिकली टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीसी डिवाइड बाय वी आर। अब वीसी की वैल्यू हमें पता ही है, वीसी बेसिकली होता क्या, आई इंटू एक्सी, और वी आर बेसिकली क्या होता है, आई आर। इन दोनों की वैल्यू उठा करके वहां फेंक दो, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं, तो ये बेसिकली लिखा गया टेन फाई इज इक्वल टू, ऊपर जो है वो बेसिकली वीसी है, तो वीसी की जगह पे क्या लिखा जाएगा, आई एक्सी डिवाइड बाय आई मल्टीप्लाई विद आर। आई ने आई को मार दिया, तो ये बन गया टेन फाई इज इक्वल टू एक्सी डिवाइड बाय आर। तो आप अगर फाई लिखोगे तो ये फाई लिखा जाएगा टेन इनवर्स एक्सी डिवाइड बाय आर। ये बेसिकली कलांतर प्राप्त हुआ है। अब यहां पे ये इसको फाई को हम क्या बोल रहे हैं, कलांतर। अब एक कलांतर बेसिकली होता किसके बीच में, वी और आई के बीच में। तो अब यहां पे सिंपल सी बात ये आ रही है कि या तो वोल्टेज फाई से आगे चल रहा होगा या करंट फाई से आगे चल रही होगी। तो वो डिसाइड कैसे किया जाए कि कौन आगे है, तो वो डिसाइड होगा फेजर से। तो जरा फेजर को जरा ध्यान से देखिए वापस। फेजर के अंदर बेसिकली करंट किधर है, तो करंट तो एक्स दिशा में, करंट को तो फिक्स कर रखा है एक्स दिशा में। अगर बात की जाए वोल्टेज की, तो वोल्टेज आ गया पीछे। जरा ध्यान से देखिए, पहले वोल्टेज ऐसे जा रहा था। अगर आपने एल वाला केस देखा है, आर एल वाला केस, और नोट्स प्रॉपर बनाए हैं, तो उस नोट्स में आप देखिए आर इधर है और एल इधर है, तो परिणामी ऐसे गया था, तो वोल्टेज आगे था। इस वाले केस में क्या है, वोल्टेज पीछे चल रहा है, और वोल्टेज कितने से पीछे है, फाई से। तो इसका उल्टा मतलब क्या कह सकते हैं कि करंट आगे चल रही है। करंट जो है वो क्या है, आगे चल रही है। या तो भाई दो बातें बोली जा सकती है कि वोल्टेज करंट से फाई रेडियन पीछे है, बिल्कुल सही बात है साहब। दूसरा क्या बोला जा सकता है कि करंट जो है वो फाई से आगे चल रही है। दूसरा यह भी तो बोला जा सकता है, करंट को अगर आगे शो करना हो तो फाई से आगे चल रही है, और वोल्टेज को पीछे शो करना हो तो हम कहेंगे करंट, वोल्टेज जो है वो करंट से फाई रेडियन पीछे। तो यहां पे ये जो फाई रेडियन पीछे कौन है, वोल्टेज जो है वो पीछे।
तो यहां पे बेसिकली कौन पीछे है, तो RC परिपथ में धारा वोल्टता से फाई रेडियन अग्रगामी है। यही लिखी जाएगी बात कि वोल्ट धारा जो है वो फाई रेडियन क्या है, अग्रगामी है। तो अगर वोल्टेज और करंट दोनों की इक्वेशन लिखी जाए, समीकरण लिखी जाए, तो बेसिकली कैसे लिखेंगे कि RC परिपथ में धारा तथा वोल्टेज की समीकरण। तो बड़ा आसान सा है, वोल्टेज को तो छेड़ो ही मत, वोल्टेज को तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखो। जो भी हमको फाई ऐड करना है या फाई माइनस करना है या π/2 ऐड करना है, π/2 माइनस करना है, सारी चीजें करंट में किया करो। तो अगर मैं वोल्टेज को लिखना चाहूं तो वोल्टेज को लिखने का वही तरीका, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, वोल्टेज तो फिक्स है। लेकिन अगर करंट की बात की जाए तो करंट जरा फेजर में देखिए, करंट फाई से आगे चल रही है, करंट आगे है ना वोल्टेज से, ये वोल्टेज तो पीछे आ गया, करंट जो है वो फाई से आगे है। तो करंट की इक्वेशन अगर लिखी जाए, ये तो वोल्टेज की इक्वेशन है, ताक्षणिक वोल्टेज। अगर बात की जाए करंट की, धारा की बात की जाए, तो करंट की बात कैसे करेंगे, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्यों आया प्लस फाई, क्योंकि धारा ही तो आगे है, वोल्टेज तो पीछे चल रहा है। और अगर आपको पूछा जाए कि ये फाई कितना होगा, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि फाई जो है वो tan इनवर्स XC/R होगा, tan इनवर्स, अरे चलिए XC डिवाइड बाय R होगा। ये बेसिकली आपका tan फाई होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर, इस वीडियो लेक्चर में हमने दो बातें सीखी है। पहली बात क्या सीखी, RL परिपथ के बारे में, कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और प्रेरकत्व को जोड़ दिया जाए और फिर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा जाए तो कौन आगे और कौन पीछे होता है, प्रतिबाधा कितनी होती है, कलांतर कितना होता है, उस पूरे के बारे में चर्चा की। और दूसरा इसी के जैसा एक और अनुप्रयोग देखा जिसके अंदर R और C को जोड़ा गया, जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र को जोड़ा गया, और उसमें देखा कि वोल्टेज और करंट दोनों के मध्य का कलांतर कितना होता है, और एक कलांतर के अंदर कौन आगे होता है, कौन पीछे होता है, और साथ ही साथ में प्रतिबाधा का एक सूत्र निकाला। तो आई होप आप लोगों को ये इस वीडियो लेक्चर का पूरा जितना भी पढ़ाया गया, जितना भी समझाया गया है, वो सारी चीजें आपको बहुत ढंग से समझ में आई। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे एपेक्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।